मैं इसे हिंदी में बोलना चाहता हूँ। हाँ जी। अभी कंप्यूटर साइंस के एक स्टूडेंट अगम हैं, उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा था। मैं बहुत ही डरपोक लड़का था। मैं आज भी 9 to 12 लेट नाइट मूवी देखना मुझे फीवर हो जाता है कि मैंने कोई सोसाइटी का रूल तोड़ दिया। जब मैं अपने दोस्तों के साथ पहली बार अमेरिका की हिस्ट्री को समझने के लिए अपने टीचर के कहने पे गॉन विद द विंड देखने गया था, और चूंकि मैं वो फिल्म 9 to 12 रात के 9 से 12 देख रहा था, मुझे फीवर हो गया गिल्ट से कि मैं ये कोई क्राइम कर रहा हूँ। तो मैं इस तरह का एक डरपोक लड़का था, और जब इस तरह का अटैक हुआ तो अभी तो मैं काफ़ी मोटा हो गया हूँ, लेकिन तब मैं थोड़ा कमज़ोर भी था। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं एक मिनट होल्ड करिए। बस 2 ही लाइन में कंप्लीट कर रहा हूँ तो फिर वो पूरा हो जाएगा। करो। तो फियर का संबंध जो है आपके फिजिकल अपीयरेंस से नहीं है। फियर का संबंध है आपके नॉलेज के क्वेस्ट से। आप जितना ज़्यादा जिस ग्रेड तक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के ग्रेड तक ऊपर जाएंगे, आपके भीतर करेज बनता जाएगा। और ये डेली का प्रोसेस है, इशू टू इशू का प्रोसेस है। अगर किसी इन्फॉर्मेशन, अगर आपका ग्रेड अच्छा नहीं है तो आप मचिज्मों से ब्रेवरी को डिस्प्ले नहीं कर सकते। बाय ट्रेनिंग हमें मेन स्ट्रीम का मतलब यही समझाया गया है कि जो अखबार में छपता है, मैं पॉलिटिकल पब्लिक स्पेस की बात कर रहा हूँ, जो टीवी में दिख रहा है वही मेन स्ट्रीम है। मैं इस हॉल में हूँ, ये मेन स्ट्रीम है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं। लेकिन जो मैंने समझा कि इस तरह के 1000 हॉल में 1000 तरह के लोग हैं, और उसके बिहाइंड भी एक कई तरह के मेन स्ट्रीम से उसके लेयर्स हैं। और जो पीछे के मेन स्ट्रीम जो बहुत ज़्यादा बड़ा है उसमें जो हो रहा होता है, और जो सामने के मेन स्ट्रीम है जो छोटा है, जो बहुत पावरफुल है, विजिबल है, उसमें जो हो रहा होता है उसके रिलेशंस को हम कई बार नहीं समझते हैं। सामने के मेन स्ट्रीम को हम फेस वैल्यू पर ले रहे होते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पेनिट्रेट कर रही थी इंडियन सोसाइटी में, तो ऊपर के लेवल के मेन स्ट्रीम जो है उसको आज भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि इस तरह की सोसाइटी की में चेंजेस आ रहे हैं। कि जहाँ मुझे लोकली, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट का हूँ चंपारण, वेयर गांधी जी स्टार्टेड हिज मूवमेंट, वहाँ पे ये बता दिया गया कि मैं एंटी हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम रविशुद्दीन है। जहाँ मैं जनरेशन से मेरे एंसेस्टर्स वहाँ रहे हैं, और लोग वहाँ आकर कंफर्म कर रहे थे मेरे घर के सामने कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ। इस घर के सामने हूँ तो मैं हिंदू हूँ। तो वो जो पीछे का जो मेन स्ट्रीम था जिसमें 20 लाख 25 लाख, जिसको मैं आराम से मार्जिन कह देते हैं, हर मेन स्ट्रीम जो है, हर मार्जिन नहीं होता, बहुत से मार्जिन मेन स्ट्रीम भी होते हैं। नहीं, अभी जो मीडिया में हो रहा है वो स्ट्रक्चरल आइडियोलॉजिकल चेंज है। अब वो मीडिया ना शहर में जा रहा है ना गांव में जा रहा है, वो कमरे में बैठा है, कमरे में पर्चा है उसके पास, और वो पूरी आइडियोलॉजिकली की डिलीवरी कर रहा है। वो एक हिंदू मीडिया है और हिंदू राष्ट्र का मीडिया है। भारत के मीडिया के स्पेस में कम्युनल थिंकिंग, सेक्युलर थिंकिंग की लड़ाई ज़रूर रही है, पर इस तरह का कभी नहीं रहा है। तो अब जो है, अब आप देखें कि जवान तो हमारे अभी भी शहीद हो रहे हैं, पर क्या मीडिया अब जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो वो एक समय चुनता है कि जब पॉलिटिकल मास्टर को के लिए मोबिलाइज करना होता है तब वो जाएगा। जैसे पुलवामा के समय सब जगह गया था, पर अभी भी हमारे जवान शहीद होकर आ रहे हैं। हरियाणा में अभी जवान शहीद हो, अब कोई नहीं जा रहा है। अब तो ये जो इस मीडिया को हमें ऐसे समझना चाहिए कि हमें लगता है कि वो मीडिया है, पर वो मीडिया नहीं है। हम अभी भी पुराने वैल्यूज या टूल्स को इस्तेमाल करके इसे मीडिया के रूप में देख रहे हैं, लेकिन ये मीडिया है नहीं। ये एक पॉलिटिकल हेडक्वार्टर का एक केबिन है जो उसके हेडक्वार्टर में नहीं होकर कहीं और है।
तो एक तरह से वो पूरा पॉलिटिकल आउटसोर्स कर दिया गया है। जैसे अब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का जो रोल है वो खत्म हो चुका है, पता नहीं चलता है कि पार्टी का जनरल सेक्रेटरी क्या कर रहा है। वो काम अब न्यूज एंकर करता है डेली। तो जो न्यूज एंकर है वो दरअसल पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, और आप इसको बहुत मुश्किल नहीं है इसको प्रूव करने के लिए। तो हम अब उस मीडिया में हैं कि जो, जैसे मैं कहता हूं पब्लिक के बारे में कि ये नई जनता है जो जनता नहीं है, तो उसी तरह से ये नई मीडिया है, नया मीडिया है जो मीडिया नहीं है। एक लाइन, चूंकि सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, कारगिल के समय मीडिया नेशनलिस्टिक था, एंटी मुस्लिम नहीं था और ना प्रो हिंदू था। इस वक्त मीडिया जो है उसका जवानों से कोई लेना देना नहीं है। जब जवान 1 रैंक 1 पेंशन के लिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके बैचेस फाड़ दिए गए, तब वो मीडिया नहीं गया। तो वो मीडिया चूज करता है। लेकिन अब का मीडिया जो कहता है नेशनलिस्ट है, लेकिन वो दरअसल एंटी मुस्लिम मीडिया है। थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन दिस। हम सब ने डिफरेंट लेयर्स की इनइक्वालिटी को रिकग्नाइज किया है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड malnutrition, and on inequality on the basis of health, inequality on the basis of access to water, air, clean air and everything. पर हमने कभी भी नॉलेज इनइक्वालिटी को रिकॉग्नाइज नहीं किया। इंडिया का वास्ट हिस्सा जो है अब वो यूनिवर्सिटी लेस हिस्सा है। बिल्डिंग्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की, मगर वहाँ उसमें प्रोफेसर नहीं हैं, लेक्चरर नहीं हैं। स्टूडेंट्स हैं, 10,000 लड़कियां पढ़ती हैं एक कॉलेज में, लेकिन टीचर 4 हैं। तो एक यूनिवर्सिटी लेस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्यों मैं इसको कहता हूं कि उनके नॉलेज का सोर्स खत्म हो गया, नॉलेज नहीं मिला पर हंगर था। तो जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने मीम के जरिए पहली बार नेहरू के बारे में बताया, पहली बार मेरे बारे में बताया या किसी के बारे में बताया, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने यकीन किया। और उसका स्केल और स्पीड इतना ज्यादा है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे बस की भी बात नहीं है कि ना ही हम उन सारे डेटा को इस तरह से, जैसे ये मैंने ट्विटर का ट्रेंड किया, मैंने तो इसमें कई हजार जमा किए हैं, हमने तो आपको 5 दिखाए या 10 दिखाए। तो ये एक नॉलेज इनइक्वालिटी बनी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं आपको एग्जामिनेशन देता हूं, जो बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। उसमें जब एग्जामिनेशन होता है तो सबके हाथ में चैंपियन गाइड होता है, और चैंपियन गाइड की तरह ही सारे यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट्स वो गाइड बुक पढ़ के पास होते हैं। और गाइड बुक्स की जो टाइपोग्राफी उसको कहें, जो टाइप किया जाता है क्वेश्चन आंसर का, वो जो स्टाइल है वही स्टाइल व्हाट्सएप का है। तो एक तरह से जो कॉग्निटिव कॉन्टिन्यूटी थी उन लोगों में जो नॉलेज इनइक्वालिटी के एकदम बॉटम पे थे, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जब उनको पहुंचा, they thought this is the information, they thought that this is the knowledge, and they grabbed it. Is everybody okay? So what essentially Mr. Ravish Kumar is saying, that we've spoken of health inequalities, income inequalities, but there's deep knowledge inequalities in India. And there are many, many universities where there are thousands of students, but there are no teachers. And when students enter these universities, they're actually hungry for knowledge. They want to learn. And what they do is they end up learning through this memes and WhatsApp. And the reason for that is that the way WhatsApp is structured, at least the memes he's referring to, are essentially replicas of something called champion guides, or, in our words, cliff notes. So in other words, instead of studying, what you do is you read cliff notes. So even in Delhi University, when people are taking classes, they are reading champion guides. When I was growing up, I think there was a different guide. I'm sorry, I date myself, right? But now Champion is the new company, Progress. So Champion Guides is the one that is generating these, what we could call cliff notes. And people read those. And WhatsApp is trying, the way it's set up reflects exactly the format and the typography that is used in Champion Guides. So people look at these and say, aha, this must be knowledge. And he says that this is happening so fast that we have no idea as to the impact of this. And we actually, let me stop there. Yeah.
And just to add a little bit more, which is just to say that what we have seen today are a sample of only 5 or 6 tweets. Ravish himself has collected thousands and thousands of such tweets. And so, to get the scale of the transformation that the technology has engendered is really beyond us. And I think that's also a problem for us here. So I'm sorry to, I'm an academic, so I read, which is unfortunately a disease. So the book you had written says, you have a line in there, that the more markets and capitalism advises, at that point, democracy shrinks. Do you think that's what's happening in India, that some of this is that the advance of markets and capitalism is actually shrinking democratic spaces? आपने लिखा है, जितना अधिक निजीकरण बढ़ता है उतना ही लोकतंत्र का स्थान सिकुड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि आप इंडिया के प्राइवेट सेक्टर की हालत देख लीजिए। आप इन्फोसिस और विप्रो की हालत मत देखिए, वैसे उनकी भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बना, उसमें लोगों को एक तरह से जो डीह्यूमनाइजेशन का जो प्रोसेस था वो बहुत फास्ट हुआ। उनके पास कोई राइट्स नहीं थे। वो उस आदत में और टाइम की कमी के कारण भी उनका एक डेमोक्रेटिक इंटरेक्शन कम होता गया। अगर आप देखेंगे तो हाल फिलहाल के दौर में सबसे ज़्यादा परेशान बैंक के लोग हैं, फैक्ट्रियों से निकाल दिए गए लोग हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स हैं हर जगह, एंड देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट। किसान ज़रूर कर गए। तो उस हिसाब से हमने ये लिखा था कि ये एक तरह से राइटलेस लोगों की एक जमात पैदा की गई है और आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे अब तो कंपनी आपको निकाल देगी कि आप किसी मार्च में गए थे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो मैं लेकिन थियोरिस्ट नहीं हूँ, तो हो सकता है कि मैंने चूक की हो, लेकिन मैं जर्नलिस्ट हूँ। ये लोगों से मिलने और प्रोसेस को देखने के बाद ही ये बात लिखी है। Yeah. So just to offer you a quick summation of that, which is, और ये just एक दोहरान, ये प्रोसेस कब शुरू हुई आपके लिए? ये अब आप देखिए कि हमारे बिफोर लिबरलाइजेशन के पहले के जो प्रोटेस्ट हैं, हाँ, उनका स्केल देखिए और उनके भीतर का जो ग्रिट जो होता है वो देखिए। और आफ्टर लिबरलाइजेशन के 10 साल बाद, मतलब जब हम 2004-05 की तरफ हिट कर रहे थे, तब आप देख लीजिए कि किस तरह से ये प्रोसेस ख़त्म होता चला गया है। तो अब कोई ऐसा नहीं है जो किसानों से सिंपैथी रखता है। हम जानते हैं कि 2 लाख किसान या 1 लाख किसान सुसाइड किए। इस साल इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का डेटा है, 1 जनवरी से लेके जून 31 तक 24,000 रेप्स हुए हैं माइनर के। कोई सेंसिटिविटी नहीं है लोगों में। लोगों की जॉब गई है बहुत बड़ी संख्या में, कोई आवाज नहीं है। बाई ट्रेनिंग आप ये सोचते होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो एक डेमोक्रेटिक टेंडेंसी है कि लोग सड़क पर आएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के बाद भी लोग सड़क पे नहीं हैं। एक और एग्जांपल दूंगा, दिल्ली, जहां आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन लोग उस कंसर्न को प्रोटेस्ट में नहीं बदलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि फिर आपको उस दरवाजे पे पहुंच जाना पड़ेगा जिसके पीछे प्रधानमंत्री बैठे हैं। तो वहां तक बात ना चली जाए, इसलिए उस कंसर्न को भी इग्नोर कर दिया गया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये नई जनता है जो जनता नहीं है। ठीक है, जैसे सूरत का एक और एग्जांपल देता हूं। सूरत में जीएसटी के बाद सूरत बर्बाद हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई और लोग सड़क पर आए। 1,50,000 कंटिन्यूअस 1 मंथ तक आए, 1 महीने तक। और जब उनके लीडर से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमने किसी भी प्रोटेस्ट में सरकार के खिलाफ नारे नहीं लगाए, नरेंद्र भाई के खिलाफ कोई नारे नहीं लगाए। तो ये नई जनता है जो जनता नहीं है। जो जनता थी उसका ये नेचुरल स्ट्रोक था कि जिस नेता को वो वोट भी करती है, परेशान हो गई तो 2 लाइन में बोल दिया फलाने
ऐसा कभी इस देश में हमने नहीं देखा था कि 1 लाख की आबादी, 1 लाख की संख्या में लोग सड़क पर हों और उनके नेता प्राउडली कह रहे हों कि हमने एक भी नारा उनके नाम से उनके खिलाफ नहीं लगाया।